जस्सूबेन वो गुप्त और शक्तिशाली रत्न है जिसको शायद आपने सम्मुख नहीं देखा लेकिन अनुभव किया है। बाबा की मुरलियों को, उसके सार को समझते हुए, रहस्य को समझते हुए, उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, आज इंग्लिश मुरलियों की सारी ट्रांसलेशन जो फिर आगे इतनी सारी भाषाओं में फर्दर ट्रांसलेट होती है, उस मुरली की ट्रांसलेशन के निमित्त हमारी रस्सी। ये नहीं होता मुझे कोई पोजीशन मिले तो मैं कोई सेवा करूं, ये करके 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 आज भी गुप्त है, किसको पता थोड़ी था जस्सू बहन का। फिर साथ में है निमू बहन, निमू बहन जो कि लंदन में सेंटर है अपना एयरपोर्ट के पास, हाउंसलो, वहाँ पर आप सारी सेवाएं संभाल रहे हैं, जहाँ बहुत सारे पंजाबी जाते हैं, हाँ ऐसे ना। और साथ में बैठी है पारुल बहन। पारुल देखती छोटी है, बड़ी होशियार है, हाँ। कहाँ? स्कॉटलैंड, एडिनबरा, जो बहुत विशेष स्थान है, उसको आप संभाल रही हैं। तो आज हम सभी बहनों से सुनेंगे। मैं बहनों से कहूँगी आपका अभिनंदन करेंगे। इनके साथ देव भाई भी आए, जी, इनके साथ देव भाई भी आए हैं। अच्छा, देव भाई भी आए हैं। देव भाई कहाँ हो? आ जाओ। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछ लेती हूँ, जो सेवाधारी आए हैं और 9-10 तारीख तक रह सकते हैं, वो हाथ खड़े करो। 9-10 तारीख तक रह सकते हैं, देख लीजिए। बाद में आप बाहर में इनसे मिलिएगा। और आज शाम को भी आप लोगों की आवश्यकता रहेगी, भंडारे में सेवा है तो उसमें भी। इनकी कुर्सी भी इधर ही लगाओ। ये रमेश, आपके किरदार में कोई जादू जरूर है, मिला आपका साथ जिसे वो भी मशहूर है। आपके किरदार में कोई जादू जरूर है, मिला आपका साथ जिसे वो भी मशहूर है। हर दिल का आसमां छूने की, हर दिल का आसमां छूने की शुरुआत आप में है। देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है। आज पहले हम अभी अरुणा बेन से सुनेंगे। तो जैसा कि दीदी ने कहा, हम अरुणा दीदी से अभी सुनेंगे, दादियों के अनुभव सुनेंगे, लेकिन उसके पूर्व कुछ अनाउंसमेंट है। आज आईटी रिट्रीट का प्रोग्राम जो है ऑडिटोरियम में रहेगा और आज लगभग सभी निवासी भाई बहनें ध्यान देंगे। 800 से 900 लोग होंगे, तो उसी हिसाब से भोजन व्यवस्था करेंगे हम सभी। और उसके पश्चात आज डायलॉग है आईटी लीडर्स का भी, तो ये ट्रेनिंग सेंटर के हॉल नंबर 2 में रहेगा और ये लगभग 100 से 125 के बीच में होंगे। ओम शांति। तो अभी हम अरुणा दीदी से सुनेंगे। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। मैं भी रोज़ आशा दीदी को सुनती हूँ और मैंने ये देखा है कि आशा दीदी में ये काफ़ी विशेषताएं हैं, लेकिन ये एक विशेषता है कि सबको बहुत सम्मान देती है, ज़रूरत से ज़्यादा भी। सो थैंक यू दीदी। ये संकल्प हमने दिसंबर में रचा कि हमको आना था यहाँ और घूमना नहीं था, लेकिन थोड़ा टाइम बिताना था आशा दीदी के साथ, क्योंकि हम भी जो दादी की पालनाएं हैं या जो चिट चैट्स होती थी दादी के साथ, वो हम सब बहुत मिस करते हैं।
और आप देख रहे हो कि यज्ञ में तो अभी एक ही दादी रही, तो हमको लगा कि जितना हम लूट सके इतना लूट लेवे। तो इस हिसाब से मतलब इस कारण से हम यहाँ आए हैं। और सेवा तो हो ही रही है, आपके पास तो कई रिट्रीट्स होती रहती है, तो उसमें भी हम शामिल हुए। दादी से तो बहुत कुछ सीखा है, और दादी नहीं होती तो हम भी यहाँ नहीं होते। पहली बात तो ये कहूँगी कि दादी ने बहुत बहुत लाड प्यार से हमको पाला, और दादी ने हमको समझा। सब विदेशियों ऐसे कहते थे कि दादी जान की ऐसी दादी है जो फॉरेनर्स को समझ सकती है और उनका दिल जान सकती है, और फिर उस हिसाब से दादी वो एडवाइस देती है, राय देती है, इंस्ट्रक्शन देती है। तो इसलिए दादी से नज़दीक आना बहुत सहज होता था। और आज बाबा ने कहा कि कई बंधनों से छूटना है, तो दादी भी यस बहुत सूक्ष्म बातें सुनाती थी कि आपने समझो किसी की सेवा की, लेकिन फिर जैसे वहाँ से आप निकले तो वो याद नहीं आना चाहिए। या तो किसी की सेवा की और आपने कहा कि आपको भी कुछ चाहिए। समझो आपने किसी की सेवा की और आपने कहा चलो हमको एक नौकरी ढूंढ के दे दो, या तो हमको एक कार लेनी है, हमको कार भी दिला दो। तो दिस इज़ नॉट सेवा, दिस इज़ एक्चुअली भीख मांगना। और बंधनों के बारे में भी दादी हमेशा कहती थी चलो आपको जाना है लौकिक घर, लेकिन रात नहीं रुकना चाहिए। जाओ, सेवा करो और फिर वापस आ जाओ। और वो अटैचमेंट से भी नहीं जाना है कि हम मिस करते हैं उन्हों को। किसी की बुद्धि भी नहीं खिंचानी है कि आप कहाँ गए और आपने किसी को बताया नहीं। और हम ऑक्सफोर्ड में 30 लोग रहते हैं और हमारा ग्रुप बना हुआ है, और कोई बाहर जाता है उस ग्रुप में लिखना पड़ता है कि कहाँ गए और कितने समय के लिए या कितने बजे वापस आएंगे। तो ये दादी की शिक्षा है। किसी के संकल्प नहीं चलना चाहिए मतलब। और छिपाने की क्या बात है? कुछ छिपाते हैं इसका मतलब दाल में कुछ काला है ना, राइट? तो यस, दादी ने ये भी सिखाया कि किसी को दुख मत दो। एक्चुअली हमारे माँ बाप ने भी यही सिखाया। अभी 3 हफ्ते पहले मेरे डैडी ने शरीर छोड़ा, और सब एक्चुअली आश्चर्यित है कि हमारी स्थिति क्यों ऐसी है, क्योंकि डैडी भी एक्चुअली 49 इयर्स ज्ञान में थे। हम भी एक्चुअली 75 में ज्ञान में आए लंदन में, और सब ने ऐसे पालना ली दादी से, सुदेश दीदी से, जयंती दीदी से। और हमारा परिवार एक ऐसा परिवार था जो पहला परिवार था, मतलब नॉट द फर्स्ट बट वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू, जो मतलब सारा परिवार आए। तो मम्मी, डैडी और हम 3 बहनें आए साथ में। तो तब से मतलब मम्मी डैडी ने पुरुषार्थ किया और हमको भी ये पुरुषार्थ करवाया। और मम्मी डैडी ने हमारे पर छोड़ा कि आपको क्या करना है, क्योंकि उन दिनों में कईयों को बहुत बंधन था ना कि ये ब्रह्मा कुमारी। एक्चुअली माय ग्रैंडडैड, माय लौकिक ग्रैंडडैड, वो तो बहुत अगेंस्ट था कि आपको पता नहीं है, बाद में आप पछताएंगे, उनकी शादी करवा दो, अभी यंग है। लेकिन मम्मी कहती थी कि उनको जो कुछ करना है हम सपोर्ट करेंगे। तो मम्मी डैडी का बहुत सपोर्ट था उन दिनों में, 80s में। तो हम आए, और जैसे हम सेंटर पे आए, जैसे मम्मी, हमारी कुछ सरेंडर सेरेमनी नहीं हुई, लेकिन ऐसे लगा कि मम्मी डैडी ने दादी को सौंप दिया। और मैं कई बार पूछती थी, मम्मी आप याद नहीं करते हो हमको? तो मम्मी कहती थी कि अभी तो आपको नई माँ मिल गई और ये माँ संभाल रही है आपको, तो और क्या चाहिए। तो इतना विश्वास दादी पे कि दादी संभाल रही है, बाबा संभाल रहे हैं हमको। और फिर यस, हमारा पार्ट ऐसा खुला कि पहले मैं वैंकूवर में थी, फिर मैं
एक्चुअली हमको एक्चुअली सेंटर खोलना था सियाटल में, जो अमेरिका में है, ऑपोजिट वैंकूवर, लेकिन अमेरिका में है। तो दादी ने कहा नहीं, आप मधु बनाओ, फिर हम बात करेंगे। तो उसी समय जो टर्की में बहन थी उसको ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, तो कोई जिम्मेवार नहीं था वहाँ। तो दादी ने कहा आप वहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा दादी मैं ट्राई करती हूँ। दादी ने कहा ओके ट्राई करो। तो फिर वापस लंदन आई और टर्की गई 1 मास, और इतना अच्छा लगा। वहाँ भी बहुत भारतीय फीलिंग है और सभी ने इतना प्यार किया। वो 1 मास था जिसमें सब जो आते थे ना वो ऐसे गुलदस्ता लेके आते थे, जैसे कि बाबा ने उन लोगों को प्रेरणा दी कि उसको मतलब खुश रखो, उसको खुश करो। तो हर एक जो आते थे सेंटर पे, नए नए स्टूडेंट्स, पुराने भी नहीं, नए स्टूडेंट्स, ऐसे सब ऐसे गुलदस्ता लेके आते थे और बहुत प्यार करते थे। और फिर मैं वापस गई लंदन 1 महीने के बाद, और दादी ने कहा अभी क्या करना है? मैंने कहा यस दादी मैं जा सकती हूँ। तो फिर थोड़े महीने के बाद मैं शिफ्ट हो गई। तो टर्की में रही मैं 4-5 साल, फिर बहरीन में रही 4-5 साल, और फिर कुवैत में थी 17 इयर्स। अभी 2 साल से मैं बाबा के ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में हूँ। जयंती बहन ने कहा आप आ जाओ, थोड़ा वहाँ मदद करो। तो मिडल ईस्ट में पाँव रखा है, मतलब वहाँ भी कई प्रोग्राम्स होता है तो मैं जाती हूँ, लेकिन मेन बात है कि अभी ऑक्सफोर्ड संभाल रही हूँ। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। जैसे दीदी ने बताया, बाबा ने कई बातों के लिए निमित्त बनाया है। शुरू से ही जब से हम आए बाबा के पास, तो बाबा ने कई सेवाओं के लिए पहले निमित्त बनाया। 85 से बाबा की ऑफिस में कंप्यूटर संभालने की सेवा पहले दी। उन दिनों में तो कंप्यूटर्स इतने नामी ग्रामी नहीं थे, तो कोई चाहिए थे जो बाबा के सेंटर में कंप्यूटर चला सके। तो इस ख्याल से हमको दादी ने नौकरी से छुड़ा दिया और ऑफिस में बिठाया। तो वो तो उस समय पहला प्रोजेक्ट जो चल रहा था ग्लोबल कोऑपरेशन मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील का। तो उसी समय से फिर बड़ों के साथ ही सेवा करने का मौका रखा। जब भी बड़ा प्रोजेक्ट्स होता था तो उसमें दादी हमको निमित्त बनाती थी, और फिर साथ में सहयोगी बहनों के लेकर के प्रोग्राम्स बनाते थे। हमारा ग्लोबल हाउस यहाँ आप लोगों का जितना बड़ा महल है सब जगह पर देखने में आता है, इतना बड़ा नहीं है। तो यूके में हमारे पास अगर सारे ब्राह्मण परिवार की सभा करनी होती थी, जब भी कोई दादी आती थी तो सबको मिलना होता था, तो 1000 से ज़्यादा लोगों के हॉल की ज़रूरत होती थी। तो हमारे पास तो वो नहीं होता था, तो बाहर हॉल रखना पड़ता था। यहाँ हम देखते हैं सभी जगह भाइयों की आर्मी है। हमारे पास भाई तो इतने हैं नहीं, लेकिन हम बहनें ही सब कुछ करते थे। तो उसमें भी दादी ने हमको निमित्त बनाया था कि बाहर जा कर के हॉल ढूंढे और फिर वहाँ पर सारी सजावट करे और सारा करे। तो देखा कि दादी ने हम लोगों में इतना विश्वास रख कर के हमें इतना आगे बढ़ाया, इतना उमंग उत्साह दे करके। आज दीदी मुरली पढ़ रही थी तो कई बातों को सुन करके दादी जानकी की बहुत याद आती थी। जैसे बाबा ने पूछा कि कितने नए सेंटर्स बनाए हैं, तो दादी को हमेशा था जब नया साल आता है तो हमें कुछ नया करना है। तो हर साल जनवरी में 18 जनवरी को कुछ न कुछ नया होता था। जैसे कोई इनर स्पेस खुलता था, कोई सेंटर खुलता था। अभी तो उस दिन बाबा को बताया कि 12-15 सेंटर अभी नए खुले। तो उन दिनों में बहुत सेंटर्स ऐसे खुले थे। ये सब क्यों हुआ? दादी का उमंग उत्साह।
दादी को हर बात में उमंग उत्साह बहुत रहता था, खुद भी आगे बढ़ती थी, औरों को भी आगे बढ़ाती थी। ऐसे नहीं है कि इसमें कोई विशेषता नहीं है, हर एक की विशेषता को देख करके हमको आगे बढ़ाती थी। तो विशेषता देख देख करके हम सबको भी दादी ने अपने जैसा विशेष बना दिया। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मेरे को भी दादी की बातें याद आ गई। एक बार दादी ने बताया कि दादी थोड़ा खुश नहीं फील कर रही थी, तो बाबा को पूछा पता नहीं क्या हो रहा है। तो बाबा ने बोला कि तुम तो अपने परिवार को छोड़कर आ गए हो, भूल गए, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। वो खींच रहे थे दादी को। तो बाबा ने कहा कि तुम अपने लिए तो योग लगा रही हो, पर वो आपको याद न करे उसके लिए भी आपको योग लगाना है। तो ये बंधन मुक्त होने की बात थी, तो दादी की बात याद आ गई। और हमें भी दादी की पालना इस तरह से मिली है कि वो कहते हैं ना, छोटी छोटी बातें बहुत याद रहती है। तो दादी छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखती थी। जब भी दादी को मिलने जाते थे तो पहले पूछती थी खाना खाया। दादी को मिलने जाते थे तो कहती थी क्लास सुन के आए, क्लास में क्या सुना। कभी पूछती थी भोजन क्या खाया, आप लोग ठीक तरह से रह रहे हो, नींद आती है, कुछ चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में दादी ने हमें बहुत प्यार से पाला। और हम वो किस्मत वाली बहनें हैं सब, जो लौकिक माँ बाप से ज़्यादा हमने पारलौकिक माँ बाप की पालना ली है। तो बचपन से ही हम तीनों की ऐसी किस्मत रही कि अव्यक्त परिवार में आ गए और वहाँ हमारी पालना हुई। और मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है कि आज बाबा ने जो खजानों की बातें की, सब खजाने हमारे पास है, पर ये दो खजाने जो है सबके पास है, लौकिक अलौकिक। एक तो है संकल्प का खजाना और दूसरा है समय का खजाना। आप ज्ञान में हो या न हो, ये खजाने सबके पास है। और हम किस तरह से इस दो खजाने को यूज़ करते हैं, उसी आधार से बाबा के बनने के बाद माला माल बन सकते हैं। और बाद में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आशा दीदी का बहुत शुक्रिया मानती हूँ। हम रोज़ उसकी YouTube में मुरली सुनते हैं, हमारी सुनाने से पहले क्लास में बहुत प्रेरणा लेते हैं। हम सोचते हैं आज क्या सुनाया होगा दीदी ने क्लास से पहले, तो वो प्रेरणा लेते हैं। और आज मुझे बेहद खुशी है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और आप सबको देख रही हूँ। थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। रियली जो नीमू दीदी ने बताया कि हम बहुत यहाँ आकर ऐसे फैमिली फीलिंग लग रहा है। और जैसे दादी की भी याद आ रही है, आशा दीदी जैसे पालना कर रही है वैसे दादी भी पालना कर रही थी। और मैं ये कहूँगी कि जब हम ज्ञान में आए अफ्रीका में से, फिर हम लंदन में आए, तो फिर उस समय जब हम दादी के पास गए और कहा कि अभी हमको सेंटर पर रहना है, तो दादी ने कहा नहीं, आप घर पर रहो। तो बाद में मुझे समझ में आया, क्योंकि फिर मम्मी अकेली थी, तो मम्मी के साथ हम घर पर ही रहे थे। और रियली ये कहूँगी कि भले हम घर पर रहते थे, लेकिन दादी ने कभी ऐसे अनुभव नहीं करने दिया कि आप घर पर रहते हो और ये सेंटर पर रहते हैं। ये दादी की खूबी थी कि जहाँ भी रहते हैं, जो दिल से बाबा के होते हैं, वो दादी बिल्कुल जैसे एक से लगता था कि डिफरेंस ही नहीं है। और मुझे बहुत बारी दादी के तो अंग संग रहे ही है, लंदन में थे तो दादी के अंग संग। तो एक दो स्टोरीज़ कहती, जब हम छोटे थे और वहाँ इंग्लिश मुरली भी होती है, हिंदी मुरली भी होती है, तो मैं समझती हूँ मैं 14 साल की होंगी उस समय। तो हम दो बहनें थे और हम
हिंदी मुरली में वैसे तो बैठते थे और दादी सुनाती थी, लेकिन उस समय इतनी हिंदी आती नहीं थी। तो उस दिन हमने सोचा चलो हम इंग्लिश मुरली में बैठे। तो हम जाकर इंग्लिश मुरली के क्लास में बैठे और फिर 2 मिनट के बाद एक बहन आई, कहती है दादी आपको बुला रही है आप हिंदी मुरली में आ जाओ। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में दादी पालना करती थी। कई बार हम दादी के साथ ट्रैवलिंग गए हैं तो दादी हर चीज़ की ध्यान रखती थी। तो मुझे याद है कि एक बारी हम कहीं गए थे और बहुत ट्रैवलिंग था। तो समझती हूँ उस समय भारत में ही हम जैसे अहमदाबाद से दिल्ली या पुणे से ऐसे कहाँ आ रहे थे। तो हम थे, हंसा दीदी थी और दादी थी। तो इतना दादी और हंसा बहन आगे बैठे थे और हम पीछे बैठे थे। तो मैंने कहा ठीक है चलो अभी मैं आंख बंद कर सो जाती हूँ 5 मिनट के बाद हंसा दीदी आई, कहती है दादी पूछती है आपने खाया तो मैंने कहा मुझे अभी खाना नहीं है, मुझे थोड़ा आराम करना है। तो हंसा समझकर वापस गई। फिर 5 मिनट के बाद आई, कहती है नहीं दादी कहती है आप अभी भी खाओ, अभी ही खाओ, दादी खा रही है तो आपको भी खाना है। तो रियली दादी केयरिंग, बहुत बहुत केयरिंग थी। और जैसे मैं भी ये आशा दीदी में देख रही हूँ कितनी केयरिंग है यहाँ, रियली आप सब बहुत फॉर्चुनेट हो। और लास्ट में ये कहूँगी कि जैसे पुरुषार्थ, अभी जैसे आज बाबा ने विदेही का कहा, तो ये साल मैं जनवरी से मुरली से ये देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ कि बाबा कितना सोल कॉन्शियसनेस पर अटेंशन दे खिंचवा रहा है हमारा, कि आप सोल कॉन्शियस हो, आप विदेही हो, आत्मा अभिमानी हो। तो जितना जितना एक एक मिनट अपने को भी आत्मा देखना, दूसरे से भी बात करते हैं तो आत्मा देखना। और दूसरी उसमें ये भी अटेंशन के बाबा कहता है कि जो जितना समय जो संकल्प से आप बैठना चाहते हो आप बैठ सकते हो। तो ये भी कंसंट्रेशन पावर जैसे इंक्रीज करते रहेंगे तो खुद को जैसे मदद मिलती है, फिर जहाँ भी हमको संकल्प रखना है हम कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। Will you translate? Will you translate? Okay. Yeah. Om Shanti and good morning. I'm Dave. I'm from Global Retreat Center. मैं देव हूँ, ग्लोबल रिट्रीट सेंटर से आया हूँ। I've been at Oxford for over 20 years. I've been in Gyans for 34 years since 1994. ज्ञान में 34 years से हैं, 34 सालों से, और सेंटर ऑक्सफोर्ड रिट्रीट में सेंटर पे हैं 20 सालों से। Obviously, Oxford is very close to one of the most famous universities in the world, Oxford University, which Sarir Bai came and got an incredible award just last year. But we all know that Oxford University is not the greatest university in the world. The Brahma Kumaris World Spiritual University is the greatest university in the world. So, हमें पता है कि ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास है, जो बहुत दुनिया की विशेष और प्रख्यात विश्वविद्यालय है। लेकिन हमें ये भी पता है कि सबसे प्रख्यात विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। Ever since I came to Baba, I've always been interested in meditation. So my meditation, I practice the way I think it should be practiced, which is with intensity. You know, if you've ever seen somebody play a musical instrument, it doesn't sound right unless it's played with the right tempo and intensity, and I'm the same with Raj Yoga. So before I came here this year, from 1st of January to the 13th of February, I did 8 hours yoga every day.
जब से मैं बाबा का बना हूँ मुझे मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा रुचि रही है और मैं अपने योग को एक तीव्र, जैसे कहते हैं ज्वालामुखी योग का अभ्यास करता हूँ। और इस वर्ष जब मैं मधुबन आया 18 जनवरी से 1 जनवरी टू 13 फरवरी मैंने 8 घंटा विशेष योग तपस्या करी। So, with that type of practice, you suddenly realize that what Baba talks about, they're not abstract, they're actually real stages. और जब हम ऐसा अभ्यास करते हैं तो हमें ये महसूस होता है जो बाबा बताते हैं, जो स्टेजेस बताते हैं वो कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ ऐसा ख्याली नहीं है, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल ऐसी स्थिति बनती है। They have huge impacts on your lifestyle and other people's lifestyles around you. और इस अवस्था का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर, जीवन की शैली पर होता है और जो आपके आसपास होते हैं उनकी जीवन शैली पर भी होता है। So, whenever I read an Avyak Merli, I always, when I come to a full stop in a sentence, I'll become bodiless. So if I read an Avyak Merli, I might be practicing 70, 80 times. तो जब मैं अव्यक्त मुरली पढ़ता हूँ और जब फुल स्टॉप आता है तो मैं उस समय अशरीरी अवस्था का अभ्यास करता हूँ। तो जब अगर मैं एक मुरली पढ़ता हूँ तो मैं 70-80 बार बॉडीलेस स्टेज का स्थिति का अभ्यास करता हूँ। But with all these stages, you never know whether you're really practicing properly and you're getting the stage properly until something happens. लेकिन जब ये सब अभ्यास इन अवस्थाओं का करते हुए आपको ये पता नहीं होता है कि आप सही अभ्यास कर रहे हैं जब तक कोई परिस्थिति ना आ जाए। Then one day I got cramp, severe pain in my leg. एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा मेरे पैर में तकलीफ हुई, दर्द नहीं, नस खिंच गई। And just as the pain started to come, I suddenly realized I should be bodiless. जब वो दर्द आने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे अशरीरी होना चाहिए। It was even less than a second, like a point of light came from there and it was like, poof, और gone, no pain. और मुझे एक सेकंड से भी कम में मुझे ये एहसास हुआ कि एक ज्योति बिंदु आया और इधर, और सारा जो दर्द था वो समाप्त हो गया। So I'm shocked because I'm expecting pain, and I look down and I see the cramp. My muscle is still cramping, but there's no pain. मैं अचंभे में था क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मुझे दर्द होगा। मैं नीचे अपने पैर को देख रहा था तो मेरी नस तो हिल रही थी लेकिन मुझे दर्द नहीं हो रहा था। So I come out of the stage and I look down. And so I can't understand. I can't even feel anything. My body's like being totally massaged. There's like not an ounce of stress in the body. I was amazed. तो मैं ये देख रहा था, मैं बहुत अचंभे में था कि मेरे जैसे पूरे शरीर को मसाज हो रहा है और बिल्कुल भी दर्द का मुझे अनुभव नहीं हो रहा था। So okay, the body sends its signals up to the brain, but when you become bodiless, you block everything coming to you. जब हमारा शरीर हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को सिग्नल्स भेजता है, लेकिन जब हम अशरीरी हो जाते हैं तो वो इन सब चीज़ों को ब्लॉक कर देता है। Om Shanti. Thank you. अरुणा दीदी will speak. दीदी कह रही है एक दो और बातें सुनाए। और पहले मैं माफ़ी मांगती हूँ कि हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, फिर भी इंग्लिश से तो अच्छी है ना, तो क्योंकि वहाँ अभ्यास नहीं होता है ना, यहाँ आते भारत में तभी ही ज़्यादा अभ्यास होता है। तो 2-3 और बातें सुनाती हूँ दादी के बारे में। पहले तो दादी हमेशा कहती थी अनुमान नहीं लगाना है। तो एक बार क्या हुआ, हम बाबा भवन में रहते थे उस समय, और दादी आई ग्लोबल हाउस से, 3 बजा था, और दादी ने किसी के बारे में पूछा कि ये बहन कहाँ है। तो किसी ने बोल दिया वो तो सोती होगी, क्योंकि उसको ज़्यादा सोने का पसंद था। तो फिर बाद में दादी को पता पड़ा कि वो बाहर गई थी, सो नहीं रही थी।
फिर जब शाम की क्लास थी तो दादी ने ये कान पकड़ा कि आपको जब बात कुछ पता नहीं है तो आप अनुमान मत लगाओ, क्योंकि उससे भी वही संकल्प चलते हैं ना। आपको पक्का मालूम है तभी ही बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। बोलो कि हमको पता नहीं है, क्योंकि इससे भी हमारा हिसाब किताब बनता है, राइट। और वो बेचारी आत्मा पता नहीं क्या हाल है उसका, लेकिन हम क्यों हमारा हिसाब किताब बनाए। फिर दादी हमेशा कहती थी कि ज्ञान यूज़ करो, आप ज्ञान यूज़ नहीं करेंगे तो आपका संस्कार अपने को यूज़ करेंगे। योर ओन संस्कार्स विल यूज़ यू इफ़ यू डोंट यूज़ ज्ञान। तो हर बात में ज्ञान क्या कहता है। मैं जब मधुबन में थी, ज्ञान सरोवर में थी, तो सब जगह हमारा पूर्वज का फ़ोटोज़ है, और यही एक संकल्प आया कि इन्होंने सभी ने श्रीमत फॉलो करके अपनी कर्मातीत अवस्था पाई। नॉट लौकिक डिग्री, नॉट लौकिक सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स, न किसी की मत, न गुरु की मत मानी, जस्ट श्रीमत। हर दादी दादा की जो पिक्चर्स है वहाँ, हर एक ने बस श्रीमत को फॉलो करके अपनी वो अंतमति सौगति पाई, राइट। तो हमको भी क्या करना है, जैसे आज भी बाबा कह रहे हैं, व्हाट डू वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू फॉलो दैट वन श्रीमत। और दादी हमेशा, जब हम बाबा भवन में रहते थे तो योग के बाद दादी हमेशा आती थी, बैठती थी और पहले मुरली पढ़ती थी। मुरली के बाद दादी को वो एक फ़ाइल देते थे, फैक्सेस और टेलेक्सिस था उस समय, ईमेल्स तो नहीं था इतना। तो 5:15 से 5:30 बजे तक दादी वो देखती थी, फिर हमको बुलाती थी और कहती थी चलो इसको ये जवाब दो, इसको ये जवाब दो। और उस समय फिर दादी कहती थी आप तुरंत भेज दो। तो हमको जाना था क्लास में, क्लास शुरू होती थी 6:30 बजे, लेकिन हम भी स्नान करके वहाँ जाए ग्लोबल हाउस गाड़ी में, क्लास में बैठना था। लेकिन दादी कहती थी नहीं, ये आत्मा इस जवाब का इंतज़ार कर रही है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दादी उस समय कहती थी ओके क्लास मिस हो सकता है, लेकिन फिर बाद में कैचअप कर लेना, लेकिन उस आत्मा को वो जवाब मिल जाए, पहुंच जाए। फिर एक और कहानी है, आपको तो पता है कि एक तरफ दादी बहुत उदारचित है, बहुत जेनरस है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बहुत बड़ा दिल है। और जब भी रक्षाबंधन होता है, दिवाली होती है, सबको गिफ्ट्स भेजते। क्रिसमस पे भी एक्चुअली जसू बहन बहुत अच्छे केक्स बनाती है डेकोरेट करके, जो वो क्रिसमस केक्स होता है ना, क्रिसमस मिंट स्पाइस होती है वहाँ की एक विशेषता क्रिसमस की। तो हमारे सब VIPs है उन्हों को पहुँचाते हैं हम। तो वो भी दादी की सिस्टम शुरू की हुई है कि हमारे कॉन्टैक्ट्स है उन्हों को ये पहुँचना चाहिए। लेकिन साथ साथ दादी इकोनॉमी की अवतार भी थी। तो एक बार जब मैं लंदन में थी तो 18 जनवरी प्रोग्राम में संभाल रही थी। तो वहाँ बड़ा स्टेज है और बड़े बड़े वो वेलवेट के कर्टन्स होते हैं ना, स्टेज कर्टन्स। तो हमने सोचा कि चलो हम वाइट कर्टन्स लगाएंगे, क्योंकि 18 जनवरी है और सब वाइट लगे, सुंदर लगे। और उन दिनों में दादी हैंड्स ऑन थी, माना कि आप दादी के साथ ही हर बात फाइनल कर सकते थे। भले जयंती दीदी थी, सुदेश दीदी थी, लेकिन फिर भी दादी कहती थी हमको बताओ। तो मैं बैठी थी दादी के साथ और दादी को बता रही थी कि ये प्रोग्राम है, ये होने वाला है। और दादी एक स्पॉन्सर मिल गया है, हम ये कर्टन्स चेंज करवा लेंगे, पिंक से हम वाइट करवा लेंगे। तो फिर दादी ने कहा अच्छा कितना खर्चा होगा। तो मैंने कहा दादी सिर्फ 800 पाउंड, और 800 पाउंड इज़ अ लॉट एक्चुअली लेकिन कोई स्पॉन्सर मिल गया तो हमने सोचा कि ये काम हो जाएगा। तो दादी ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, एक दिन के लिए 800 पाउंड। मैंने कहा हाँ दादी, लेकिन नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे। तो मैंने बहुत कोशिश की मनाने पटाने की, लेकिन दादी ने कहा नहीं। तो दादी ने मना किया उस समय। तो भले कोई स्पॉन्सर कर रहा है, दान कर रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमको वो मिस यूज़ करना है। हर एक चीज़ विधि पूर्वक हमको यूज़ करनी है। और जब भी कोई आता था, मधुबन में भी दादी को हम ले जा रहे थे हारमोनी हॉल, और पता है दादी जब बुजुर्ग थी तो बहुत टाइम लगता है ना, उठाओ बिठाओ व्हील चेयर में। और उन दिनों में दादी चल रही थी, फिर भी थोड़ा स्लो होता है ना। तो दादी निकली, दादी इस कॉटेज के बाहर, लेकिन एक भाई आ रहा था एक लिफाफा के साथ।
तो दादी ने कहा नहीं चलो मेरे साथ। दादी ने यू टर्न किया, फिर हम सब जाके बैठे दादी कॉटेज में, और दादी ने बस एनवलप लिया और टोली दी। तो मैंने कहा दादी वो तो बाहर से भी कर सकते थे ना आप। तो दादी ने कहा नहीं, विधि पूर्वक, हर बात विधि पूर्वक होनी चाहिए। तो वो आत्मा को भी लगा कि नहीं, शांति से 1 मिनट दृष्टि मिली और विधि पूर्वक दादी ने उनका लिफाफा लिया। तो इस मतलब ये तो रॉयल्टी है ना, इट्स लाइक दादी इज टीचिंग अस रॉयल्टी कि हर बात में एवरीथिंग हैज़ अ मेथड, हाँ सिस्टम, और उस सिस्टम से हम चले तो इट्स रॉयल्टी। अभी से हमको वो रॉयल संस्कार डालना है ना अपने में। और ये भी बात सुनानी थी कि जब मैं बहरीन में थी तो मैं सोच रही थी कि यहाँ, क्योंकि हर जो मुसलमान है वो अलग है, टर्किश मुस्लिम्स आर डिफरेंट, ईरानी मुस्लिम्स आर डिफरेंट, इस्माइली मुस्लिम्स आर डिफरेंट। एक्चुअली बहरीन, कुवैत, यूएई, सब उन अरब्स में भी फ़र्क है। आप रहते हो तो आपको पता पड़ जाता है। तो जब मैं टर्की तो बहुत ओपन देश है जैसे यूरोप है, लेकिन टर्की से जब मैं बहरीन गई तो थोड़ा मुश्किल लगता था। तो दादी ने कहा नहीं, आप हमको रोज़ 1 मिनट फ़ोन करो। तो उन दिनों में वो स्काइप शुरू हुआ था 80s में, तो स्काइप से मैं फ़ोन करती थी। स्काइप में क्रेडिट डाला और रोज़ 1 मिनट अराउंड 10 बजे मैं दादी को फ़ोन करती थी, और दादी कहती थी कुछ पॉइंट्स मुरली से, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे हमको सस्टेन करती थी। लेकिन एक बात जो दादी ने सुनाई वो रियली दिल पे लग गई, जो मेरा आधार बन गया, सेवा का आधार बन गया मिडल ईस्ट में। और वो था कि दादी ने कहा आपको वहाँ ब्राह्मण नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ मैसेज देना है। You're not sent to create Brahmins, you're sent to मिडल ईस्ट में दादी ने कहा आप ऐसे नहीं सोचो, आपको ब्राह्मण बनाने हैं। तो दादी ने बिल्कुल हमको हल्का कर दिया कि डोंट फील द प्रेशर, क्योंकि यहाँ भी सब पूछते हैं ना कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हमको भी लगता है कि जब तक स्टूडेंट्स नहीं है तब तक सेवा नहीं की। लेकिन दादी ने इतना हल्का बना दिया कि इसके बाद फिर सेवा तो ऑफ कोर्स आप देख रहे हो कितनी फैल गई। और मुख्य बात सेवा का क्या है वहाँ, कनेक्शंस बनाना, रिलेशनशिप्स बनाना। आप उन्हों के साथ बैठो, ऑफ कोर्स ज्ञान की चर्चा करो। और हमको 3 मास लगता है कोर्स देना, 3 मास। हम कहते हैं स्लो ड्रिप मेथड ड्रिप लगाओ, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ज्ञान देते चलो। तो 3 मास लगता है, और हम भी उन्हों को पहचाने, वो भी हमारे में ट्रस्ट रखे, और ऐसे धीरे धीरे सेवा बढ़ती है। तो कनेक्शन से ही, तो 1-2 को ऐसे कनेक्ट कर दिया, फिर वो लोग दूसरे को बताते कि नहीं ये लोग अच्छे हैं। और ख़ास मैं तो हमेशा कहती दादी एक भाई को बिठाना चाहिए यहाँ। लेकिन इसका भी राज है कि जब बहन बैठती है तो वहाँ के लोग को लगता है नहीं ये बिचारी है, बिचारी को मदद करो। भाई होता तो मदद नहीं करते। तो इसमें भी राज है कि दादी हमेशा कहती नहीं तुमको ही बैठना है। मेरे को तो कितनी बार वापस जाना था इस्तांबुल, लेकिन दादी ने कहा नहीं तुमको ही बैठना है, तुमको ही बैठना है। और दीदी ने कहा कि हमने किया, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस हाँ किया, हम बैठे रहे, और बाबा का ही कार्य है, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है ये। सचमुच कल भी भाई साहब पूछ रहे थे कि यू नो हाउ इज़ इट पॉसिबल, बट हमारी बस की ही बात नहीं है। इट्स गॉड, इट्स बाबा करवा रहे हैं, और बाबा है इसलिए हम बैठे हैं। नहीं तो हम अपने आप जाए ऐसे सेंटर खोले, इट्स इम्पॉसिबल। बहुत प्रश्न उठते, पुलिस आते, पुलिस भी आए, इस्तांबुल में भी आए, तो कुवैत में भी आए, लेकिन रियली हल्का हो जाता है। they understand our motives and everything. So really it's Baba's work, Baba करा रहा है और कराता रहेगा। You want to add something? She wants to add something? One story? दादी जान की long press.
दादी जानकी जी की हम जीवन कहानी तो देखते ही है, सब जगह दादी का स्लोगन्स भी लगे हुए रहते हैं। दादी को हर बात में जैसे 3-3 शब्दों में सब सुनाना सहज लगता था। तो हम लोगों ने वो सारी बातें दादी से प्रैक्टिकल में देखी। खास करके दादी का जो मंत्र था, सच्चाई, सफाई और सादगी। एक तरफ हम देखें कि दादी इतनी बड़ी संस्था की हेड है, और फिर आप उसका कमरा देखो तो बहुत ही सिंपल, आई थिंक यहाँ से इतना ही होगा, उसका बेडरूम भी और सिटिंग रूम भी, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो दादी को हमेशा था जैसे हमारी अंदर की स्थिति हो, बाहर का भी ऐसा हो। तो मन में भी कोई तरह का किचड़ा न हो और बाहर कमरे में भी किसी फालतू चीज़ न हो। दादी जब लंदन में पहले गई तो वहाँ पर इतने स्टूडेंट्स तो थे नहीं, और सभी के घर पर वो जाती थी, सबके घर में कमरे देखती थी, सबके कबाड़ देखती थी, और देखती थी कि ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो सबको इंस्ट्रक्शन देती थी कि थोड़ा हल्का कर दो, थोड़ा फालतू चीज़ें निकाल दो, क्योंकि घरेलू में तो सबको होता है ये चाहिए वो चाहिए, सब चीज़ें इकट्ठी करते हैं। तो दादी को ऐसी इस तरह की चीज़ें संग्रह करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बाहर ही इतना फैलाव है, तो आप सोच सकते हो हमारी मन की स्थिति क्या होंगी। तो इस तरह से दादी ने वहाँ पर सबके घर में भी ऐसे शिक्षा दी, ऐसी पालना दी, जो बाद में सबके घर में जैसे सेंटर जैसा वातावरण बन गया। तो जो भी कोई बाहर से आते थे, देखते थे, सबके घर में जाते थे, तो देखते थे कि यहाँ तो दादी ने जैसे घर घर में स्वर्ग बना दिया है, सबके घर में इस तरह की पालना दे करके। दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें इकट्ठी करें। दादी के पास कोई भी आते थे, कुछ भी चीज़ लेकर के आते थे, तो ऐसे नहीं कि मुझे दी है, मुझे रख करके मैं अपने लिए यूज़ करूं। लेकिन दादी जो कमरे में बैठती थी, कल भी आज सुबह ही आशा दीदी ने बताया, दादी का अभ्यास था जस्ट अ मिनट, एक जाए दूसरा आए, उस बीच में 1 मिनट मिल जाती थी। तो उस 1 मिनट में अपने में शक्ति भर लेना और फिर दूसरी आत्मा की सेवा करना, और वहाँ ही फुल स्टॉप लगा देना, ऐसे नहीं कि एक की बात दूसरे से मिला देना। तो इस तरह से दादी अपने को ऐसे चलाती थी जो कोई भी प्रकार की उसमें एक्स्ट्रा मिक्सचरिटी नहीं होती थी। दादी किसी की भी बात फिर दिल में भी नहीं रखती थी। ऐसे नहीं है कि दादी से आपने कुछ कहा है तो वो बात लेकर के दादी का आपके साथ व्यवहार चेंज हो जाएगा। आपने सच्चाई से दादी के आगे रख दिया, फिर दादी आपको आगे बढ़ाएंगी, उत्साह दिलाएंगी, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने ये जो गलती की है उस गलती को देख करके ये आपको चलाए कि ये ऐसे ही करती रहती है, लेकिन वो भूल करके हमको आगे बढ़ाती थी। तो जो दादी की लाइफ में हमने देखा, सच्चाई, सादगी और सच्चाई, सफाई और सादगी, ट्रूली ये एक हमारे लिए मंत्र बन गया। और हम जाते हैं और भी सेंटर्स में भी देखते हैं, आई थिंक सभी ने दादी की ये बातें बहुत अच्छी तरह से उठाई है कि अंदर की सफाई भी हो और बाहर की सफाई हो, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो ये दादी को बहुत नशा था अपने कमरे का कि कोई भी आए, कोई भी वीआईपी भी आए तो उनको जाकर के दिखाओ हमारा कमरा कैसा है, कितना सिंपल है। वो सिंपल कमरा देख कर के ही दादी इतनी बड़ी दादी बनी है। सो रियली द थैंक्स टू दादी, उसने इतनी अच्छी पालना दे कर के हम सबको इतना आगे बढ़ाया। ओम शांति।